हेलो ऑल। कैसे हो आप सब? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ा था, उसका डेरिवेशन किया था और हमने देखा था कि दो इनिशियल फ्रेम के कोऑर्डिनेट को एक दूसरे से कैसे रिलेट कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये बेसिकली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का ही एप्लीकेशन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन। आज हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, नोन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन। मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई एक बॉडी मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी जो है रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो उस सिचुएशन में जो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इंसान रहेगा और जो ऑब्जर्वर रहेगा उसको ये दिखेगा कि वो जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब वो छोटा हो गया, वो सिकुड़ गया है। मीन्स ओरिजिनल लेंथ हमेशा ही ओरिजिनल लेंथ जो अगर मैं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेज़र करना चाहूँ तो मुझे हमेशा वो लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ से कम ही मेज़र होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस कंडीशन को लॉरेंज ने लेंथ कंट्रैक्शन बोला था और हम इसको लॉरेंज कंट्रैक्शन भी कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? अ मूविंग बॉडी appears to be contracted in the direction of its motion। जिस भी डायरेक्शन में कोई भी एक बॉडी मूव कर रहा है और अगर हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को छोड़ के दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर मैं उसको मेज़र करती हूँ, उसके लेंथ को मेज़र करती हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे ये दिखेगा तो जो उसका ओरिजिनल लेंथ है, अगर बाई चांस मेरे पास उसका ओरिजिनल लेंथ लिखा हुआ है मे बी 10 मीटर, तो वो मुझे कम दिखाई देगा, मे बी 9.8, 9.5 ऐसे, बट हमेशा ही 9 पॉइंट समथिंग या 9 दिखेगा, बट 10 से ज़्यादा वो कभी नहीं दिखेगा या 10 नहीं दिखेगा अगर जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो जो बॉडी है वो मूव कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट के होगी। तो ना तो हम इस डायग्राम को देखेंगे। इस फिगर में सेम एस फ्रेम, एस डैश फ्रेम जो आप लोग अभी तक करते आए हो गैलीलियन से, अब आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक रॉड रख दिया है, यहाँ पे मैंने एक रॉड रख दिया है। ये रॉड जो है वो एस फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में है। ये रॉड को मैंने प्लेस किया है एस डैश फ्रेम में, और तो एस डैश फ्रेम में इसकी जो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा लेंथ का वो हो जाएगा x2 डैश माइनस x1 डैश, और इसका विच इज द ओरिजिनल लेंथ, उसको मैंने L0 बोला। ठीक है, x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू L0 जो कि उसका ओरिजिनल लेंथ है बिकॉज, और S फ्रेम हमें पता है, अगर मैंने यहाँ डायग्राम नहीं पे बनाया है तो आप अंडरस्टूड है आपको कि ये जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो रॉड है वो मैंने एस डैश फ्रेम पे फिक्स कर दिया है। तो एस डैश फ्रेम पे जो ऑब्जर्वर है उसको वो रॉड स्टेशनरी दिखेगा और उसको ओरिजिनल लेंथ ही दिखेगा विच इज L0, x2 डैश माइनस x1 जो कि कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट 2 माइनस कोऑर्डिनेट 1 इज इक्वल टू L0। ये देखिए लिखा है रॉड एट रेस्ट रिलेटेड टू एस डैश फ्रेम, ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड इज L0 इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। उसको हम प्रॉपर लेंथ भी कहते हैं, उसको हम प्रॉपर लेंथ भी कहते हैं ना। अब एस फ्रेम में क्या हो जाएगा? एस फ्रेम में जो हम अगर कोऑर्डिनेट देखना चाहे तो दोनों इनका कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, मैंने इसको L बोल दिया, विच इज इम्प्रॉपर लेंथ, और जो कि हमें मेजर करना है। ठीक है, हमें देखना है। तो एस फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये जो रॉड है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है बिकॉज एस डैश फ्रेम भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एस डैश फ्रेम में जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है उसको क्या दिखेगा कि ये जो रॉड है, ये जो रॉड है ये मूव कर रहा है
और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो मेज़र करेगा सेकेंड एंड का x2 और फर्स्ट एंड का x1, इसीलिए x2 माइनस x1 इज इक्वल टू L। उसने L मेज़र किया। लेंथ ऑफ द रॉड इन एस फ्लेम इज x2 माइनस x1 इज इक्वल टू L। ना अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो जब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पता है गामा की वैल्यू क्या है, गामा इज इक्वल टू √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो अभी के अभी इसको याद कर लो, ठीक है। तो हम लोगों ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे किस में, एक्स डैश में, बिकॉज हमें पता है कि एक्स डैश वाला जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसमें हमें पता है कि L नॉट इज द प्रॉपर लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जो है वो हमें पता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, x1 डैश को x1 और x2 के टर्म में लिखेंगे। तो मैंने ये लिख दिया, x1 डैश इज इक्वल टू गामा इंटू x1 माइनस वी टी नॉट। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो लेंथ जो मेज़र किया गया है वो एक पर्टिकुलर टाइम टी नॉट पे मेज़र किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये टी नॉट कॉमन होगा, तो x1 माइनस वी टी नॉट एंड x2 इज इक्वल टू गामा इंटू x2 माइनस वी टी नॉट एट टाइम टी नॉट। मतलब टी नॉट पे, एक पर्टिकुलर टाइम टी नॉट पे ही ये चीज़ें कैलकुलेट की गई थी, x2 और x1 की वैल्यू, इसीलिए हमने यहाँ पर टी नॉट लिया। देयरफॉर अब अगर L नॉट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 है, सिर्फ मैथमेटिक्स है इसमें और कुछ भी नहीं है। आप देखो, अगर कॉपी निकाल के लिखोगे तो और अच्छा होगा, आपको साथ साथ के समझ में भी आता रहेगा। छोटा सा एक टॉपिक है ये। तो L नॉट इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x2 डैश और x1 डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। गामा यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, मैंने गामा निकाल लिया, इनटू x2 माइनस वी टी नॉट माइनस ब्रैकेट x1 माइनस वी टी नॉट, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए वी टी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, गामा इंटू x2 माइनस x1। बट x2 माइनस x1 इज योर इम्प्रॉपर लेंथ, मीन्स जो लेंथ हमें ऑब्जर्व करके निकालना था, वो इम्प्रॉपर लेंथ जो है हमारा वो है L है, गामा L। देयरफॉर जो हमें फाइंड आउट करना है उसको इक्वेशन निकालेंगे। देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, L नॉट बाय गामा, और गामा की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा L नॉट इंटू √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, विच इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब आप ये देखिए, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है v की वेलोसिटी कुछ भी हो, अगर हम इसको c के बराबर कर देते हैं, ठीक है, तो L इज इक्वल टू L नॉट हो जाएगा। बट अगर हम कुछ भी रखते हैं तो हमारी जो अगर हम v की वैल्यू c रख देते हैं तो L इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और L नॉट इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर c की वैल्यू, v की वैल्यू अगर मैंने c रखा तो L नॉट जो है वो 0, मीन्स हमें वो रॉड गायब हो जाएगा। अगर कोई c की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम क्या देखेंगे कि लेंथ, रॉड ही गायब हो गया, मतलब उसका कोई लेंथ ही नहीं है, वो 0 हो गया, दिख ही नहीं रहा। तो अभी देखिए पता चला कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो जैसे जैसे हम c, यहाँ पे जैसे जैसे हम c के वैल्यू के थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये वाला, ये जो वैल्यू है हमारा √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमेशा 1 से कम होगा। और अगर ये 1 से कम होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि लेंथ जो L है आपका वो हमेशा ही L नॉट से कम होगा, मीन्स मूविंग रॉड अपीयर्स टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। मूविंग रॉड जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा ही
सिकुड़ा हुआ नज़र आएगा। और एट स्पीड सी अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो सी से मूव करने लगा तो हमें वो आदमी दिखेगा ही नहीं या हमें वो रॉड दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फंडा है वो क्लियर होता है। ठीक है, दिस इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो ये कहता है कि अगर दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर सी के रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है जब वो उस डायरेक्शन में किसी चीज़ का लेंथ मेज़र करेगा, किसी बॉडी का लेंथ मेज़र करेगा, तो उसे हमेशा वो लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगा, मीन्स वो सिकुड़ा हुआ दिखेगा उसे, विच इज नोन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम डायलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम डायलेशन। तो टाइम डायलेशन में रिलेटिविटी ने हमेशा ये कहा है, जैसे कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या बताया गया था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बताया गया था कि टाइम जो यूनिवर्सल टाइम है वो कभी भी चेंज नहीं होगा और यहाँ पे फिक्स रहेगा, टी डैश इज इक्वल टू टी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। बट अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी और अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देयर इज नो यूनिवर्सल टाइम, यानी कि यहाँ पे भी टाइम जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, कोई भी जो ऑब्जर्वर है उसके स्टेट पे। अब वो मोशन कर रहा है तो उसके मोशन पे डिपेंड करेगा, वो स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो टाइम है वो डिपेंड करेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ टाइम डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ अ मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है ना। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ टाइम डायलेशन। यूज टू नहीं हूँ मैं इसमें लिखने की, बट मैं कोशिश करती हूँ। सेम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास, x dash, o dash o, this is z dash, this is z, this is y and this is this is y and this is y dash। ना अब हम कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, दिस इज योर एस फ्रेम, दिस इज योर एस डैश फ्रेम, और ये एस डैश फ्रेम जो है वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है विच इज रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट। ना अब आप ये सोचो कि कोई एक इवेंट हुआ एस डैश फ्रेम में, कोई एक इवेंट हुआ, क्या इवेंट हम सोचे, चलो मैंने ये सोच लिया कि आपके पास एक टॉर्च है। तो आपने क्या किया, कोई एक पर्टिकुलर स्पेस से यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश है, यहाँ पे आप खड़े हो गए और आपने एक टॉर्च जलाया एक पर्टिकुलर टाइम पे, और जैसे ही आपने टॉर्च जला के बंद कर दिया, तो जब आपने टॉर्च जलाया और बंद किया तो यहाँ पे मैंने क्लॉक में किया कि जो फर्स्ट टाइम आपने फर्स्ट इवेंट जो किया, जो फर्स्ट आपने टॉर्च जलाया, जो आपने फर्स्ट इवेंट यहाँ किया वो क्या हुआ, उसका टाइम मैंने मेज़र किया t1 डैश। ठीक है, उसके तुरंत बाद थोड़ी देर बाद आपने सेम पोजीशन में ही x डैश में ही दूसरी बार टॉर्च जला के फिर बंद कर दिया, तो वो जो टाइम था वो हमने मेज़र किया t2 डैश, और ये हमने सेम क्लॉक से, सेम क्लॉक एंड सेम पोजीशन, ये हमने सेम क्लॉक और सेम पोजीशन से ऑब्जर्व किया। तो जो हमारा टाइम इंटरवल होगा इन दोनों इवेंट के बीच का, जो हमारा टाइम इंटरवल होगा उसको मैंने डेल्टा t नॉट बोला। सेम
T2 माइनस, जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में किया था, T1 डैश, T2 माइनस एंड T1 डैश। अब आप ये देखिए, इसको हम कहेंगे प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम, इसको हम प्रॉपर टाइम कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो जो इवेंट हो रहा है वो स्टेशनरी हो रहा है और हम वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो जो आप जहाँ भी टॉर्च जला रहे हो, जो ऑब्जर्वर है वो ये क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि आप भी स्टेशनरी हो, आपका टॉर्च भी स्टेशनरी है, और आपने एक और जो क्लॉक है आपका पोजीशन वही था, और आपने मतलब उसके हाथ में एक रिस्ट वॉच है, उसने जैसे ही आपने पहली बार लाइट जलाई वैसे उसने वो टाइम नोट किया। उसके बाद जैसे ही आपने दूसरी बार लाइट जलाई थोड़ी देर के बाद फिर उसने टाइम नोट किया, और उसके बाद जो प्रॉपर टाइम इंटरवल था वो क्या हुआ, T2 डैश माइनस T1 डैश। इसको हम कहेंगे प्रॉपर टाइम इंटरवल। प्रॉपर टाइम इंटरवल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां पे भी तो हमारा ऑब्जर्वर है, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे भी है कहीं पर। तो हमारा ऑब्जर्वर जो यहाँ पे कहीं पे है तो उसके पास भी घड़ी है और उसको भी ये दिख रहा है, यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है उसको भी दिख रहा है। तो जब उसने फर्स्ट इवेंट देखा अपने क्लॉक से, जो फर्स्ट इवेंट हुआ तो उसने एस डैश फ्रेम में T1 नोट किया। सेकेंड इवेंट जो हुआ T2 नोट किया। ये डिफरेंट क्लॉक है क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो डिफरेंट है इन एस फ्रेम। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्लॉक से उसने देखा और उसने ऑब्जर्व किया। नाउ अब इसकी वजह से भी हमारे पास एक टाइम इंटरवल मिलेगा हमें, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 विच इज नोन एज improper इंटरवल। ठीक है, तो हमारे पास दो इंटरवल्स हो गए, डेल्टा टी नॉट इज इक्वल टू T2 डैश माइनस T1 विच इज प्रॉपर टाइम इंटरवल, और डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। हमने इसको बोल दिया इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, हमने इसको कह दिया। ठीक है, नाउ फिर से हम सेम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला काम करेंगे। क्या करेंगे हम, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पुट करेंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पुट करेंगे। क्या करेंगे हम, हमारे पास प्रॉपर वाला जो है उसमें हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करेंगे, यानी कि T1 इज इक्वल टू गामा, आपको याद होगा, मुझे याद है इसलिए मैं आराम से लिख रही हूँ, T1 डैश गामा T1 डैश, एक मिनट, T1 is equal to gamma T1 डैश माइन प्लस, चूँकि मैं ये इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिख रही हूँ इसलिए प्लस V x डैश डिवाइडेड बाय C स्क्वायर एंड T2 क्या हो जाएगा, गामा T2 डैश प्लस अगेन V x डैश डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। अब हम इम्प्रॉपर लेंथ का फॉर्मूला पुट कर देंगे विच इज डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 इज इक्वल टू, गामा कॉमन ले लिया मैंने,
T1 dash T2 dash T2 dash plus Vx dash by c square minus T1 dash minus Vx dash by c square. Vx dash यहाँ कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बचा, therefore और इक्वल टू हमारे पास बचा है यहाँ पे डेल्टा T इज इक्वल टू गामा T2 डैश माइनस T1 डैश, और ये हो गया हमारा डेल्टा T इज इक्वल टू गामा डेल्टा T सॉरी डेल्टा T नॉट. और हम लिख सकते हैं डेल्टा T नॉट इज इक्वल टू डेल्टा T डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर. दिस इज formula for, this is your formula for, this is your formula for टाइम डायलेशन. डायलेशन मतलब बढ़ जाना, डाइलेट हो जाना, डायलेशन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर टाइम डायलेशन, यानी कि बढ़ जाना. अब यहाँ देखिए, दिस इज योर प्रॉपर टाइम, दिस इज योर प्रॉपर टाइम एंड दिस इज योर इम्प्रॉपर टाइम. अब ये जो है सेम कंडीशन, जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में कंडीशन लगाया था मैंने, वैसे ही ये कंडीशन इसमें क्या हो जाएगा, ये टर्म हमेशा 1 से कम होगा, और जब ये टर्म 1 से कम होगा तो ऊपर वाला टर्म हमेशा 1 से, मतलब हमेशा डेल्टा T नॉट से ज़्यादा होगा. यानी कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्वेशन जो अभी निकल के आया आपके पास, क्या निकल के आया, डेल्टा T. तो ये जो हम इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम ये कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा T नॉट है वो हमेशा ही लेस देन होगा डेल्टा T से. मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो इम्प्रॉपर टाइम है वो हमेशा ही प्रॉपर टाइम से ज़्यादा होगा, यानी टाइम डायलेट हो रहा है हमारा. मीन्स क्या है हमारे पास, डेल्टा T नॉट इज less than delta T, means improper time is greater than the proper time. A moving clock appears to go slow. This is called time dilation of time or time dilation. यही चीज़ जो मैंने यहाँ लिखा है वो मैंने आपको वहाँ पे प्रॉपर वे में फिगर ड्रॉ करके आपको समझाया है. बाकी एक बार इसको आप देख लीजिए वही चीज़ है कि नहीं. लेट अस अज्यूम एन इवेंट इवन अकर्स एट पॉइंट x नॉट डैश एट टाइम, मैंने x नॉट नहीं लिया था, x डैश लिया था. एट टाइम t डैश 1 in frame s dash, and another event 2 also at the same point but at time t2 dash. The time interval between two events delta t is equal to T2 dash minus T1 dash is measured on a single clock located at the point of occurrence of the event and is called proper time interval delta T naught. Okay. Now, उसके बाद same two event observed from reference frame S relative to which S dash frame moving with a velocity v, b, T1 and T2.
सेम ही इवेंट को जब मतलब वहाँ से एस फ्रेम से लिया गया तो वो हमें T1 और T2 मिला विथ क्लॉक ऑफ द फ्रेम एस, जो घड़ी थी एस फ्रेम में। तो फिर हमारे पास नॉन प्रॉपर और इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल आ गया डेल्टा टी, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम लोगों ने T1 और T2 की वैल्यू लिखा। बेसिकली यहाँ पे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होना चाहिए था। यहाँ पे हम फ्रॉम इनवर्स लिखेंगे हम, क्योंकि ये इनवर्स है। From inverse Lorentz transformation equation we have T1 is equal to this, T2 is equal to this, और हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और फाइनली जो हमारा निकल के आया, फाइनली जो हमारा टाइम डायलेशन का फॉर्मूला निकल के आया वो ये फॉर्मूला है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। जितने भी मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो भी मेरे क्लास के, आप लोग एक बार मेरे को ज़रूर याद दिला देना, मैं भूल गई। नहीं तो मैं अभी आपको न्यूमेरिकल टाइम डायलेशन और लेंथ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्लास के लास्ट में मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल ज़रूर इसके बारे में दिखाऊंगी, बताऊंगी, ठीक है। तो दिस इज़ योर टाइम डायलेशन एंड लेंथ कंट्रैक्शन। ये बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का, और ये हमेशा यूज़ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ पढ़ेंगे, रिलेटिविस्टिक फार्मूलाज पढ़ेंगे वेलोसिटी एडिशन का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। होप आपको